हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऑफ एसीएम दैट इज कंडक्टेड बाय नायर ऑन द डेट 20th नवंबर 2022। तो यह इस पेपर का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें पिछले पेपर में हमने टोटल 28 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट कर लिए थे फाइनेंशियल रूल के। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पेपर्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच केसेस ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ यूनियंस। तो जितने भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर्स हैं उनको बिना यूनियन की कंसेंट के जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस केसेस पे? तो वन इज विजिलेंस केसेस, प्रमोशन, लीगल नेसेसिटी और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो विजिलेंस केसेस में, प्रमोशन के केस में और लीगल नेसेसिटी पे जो है तो इनको जो है तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, हु हैज़ द पावर्स टू रिलैक्स रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया को रिलैक्स करने का पावर किसके पास है? रेलवे बोर्ड, जीएम, डीआरएम और एडीआरएम। तो इसका आंसर होगा रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है, to what relaxation in percentage of marks is given for the reserved post in examination for safety post। ठीक है, तो सेफ्टी पोस्ट में अगर बात करें यहाँ पे तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज अ रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व पोस्ट 10%, 15%, 17%, नन ऑफ द एबव। ओके, सो in safety post, no relaxation of marks is admissible in professional ability, but relaxation is allowed in aggregate as SC/STs have to obtain. That there is a reservation criteria as in aggregate। अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 15% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST रिजर्वेशन है, लेकिन फॉर सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। सो यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन रिक्रूटमेंट। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट के केस में तो टोटल 27% ऑफ रिजर्वेशन जो है वह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर OBC कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू 15 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। तो इस केस में यहाँ पूछा जा रहा है कि एंटीसिपेटेड वैकेंसी अपन कितना लेते हैं। ठीक है, so the assessment of vacancies for selection post within the cadre will include the existing vacancies and those anticipated during the course of next 15 months. So all the vacancies, if any, existing and reported upon by the construction organization, including railway electrification and other project, should also be taken into account. So for selection for X cadre post, also actual vacancies plus those anticipated in the next 2 years should be taken into account. Okay. So इस केस में जो anticipated vacancies है that is during 15 month will be taken. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सीनियरिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। यह सही है या गलत है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सीनियरिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, दैट विल अफेक्ट, ये फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जब होगा यहाँ पे तो इस केस में सीनियरिटी उसकी अफेक्ट होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू, बोल रहा है यहाँ पे ओनली ग्रुप सी एम्प्लॉय, ओनली ग्रुप डी एम्प्लॉय, ओनली गैजेटेड ऑफिसर, ऑल गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर।
तो किस पर यह अप्लाई होता है? सो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑल गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़। ओके, इन सभी पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्जेस फॉर इनडिसिप्लिन आर लेवल्ड अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल्स 1966? जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है उसमें चार्जेस फॉर इनडिसिप्लिन कौन से रूल के अंतर्गत आता है? इनडिसिप्लिन का केस जो है वह कौन से रूल पे बनाते हैं? ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली रूल 3, 1 एंड 2, जो रूल 3, 1 एंड 2 है वह बेसिकली सर्विस कंडक्ट रूल का 1966 वह इनडिसिप्लिन के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल 5 की बात करेंगे तो रूल 5 जो है बेसिकली दैट इज़ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के लिए है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्शन या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में जो है वह रूल 5 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे रूल 13 जो है बेसिकली वह गिफ्ट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गिफ्ट्स के लिए होता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रूल नंबर 15 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोग बाग क्या करते हैं, जो भी रेलवे एकोमोडेशंस है उसको लीज पर या किराए पर दे देते हैं। ठीक है, तो या सबलेट कर देते हैं, तो ऐसा जो भी है वो नहीं करना है। दैट इज़ अंडर द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का वॉयलेशन है इसके तहत, रूल नंबर 15A के तहत। ठीक है, तो उनको जनरली जब भी अलॉटमेंट होता है, ठीक है, तो उनको रहना है या फिर अदरवाइज उसको अगर कैंसिल कराते हैं तो उसको विद इन लिमिट, टाइम लिमिट में जो है तो उसको खाली करना है। ठीक है, ऐसा ये अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडक्ट रूल होता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स नो रेलवे सर्वेंट शैल इंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन which is prejudice to the interest of sovereignty and integrity of India। ठीक है, तो कोई किसी जो विदाउट एनी जो भी आप अथॉरिटी हो, जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको वही काम करना है। ठीक है, और सिस्टम के अगेंस्ट जाके आपको कुछ भी किसी के अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, दैट इज अंडर रूल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी पुट्स एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आपकी पुलिस कस्टडी में कब तक रहते हो तो आपको डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन। सो पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, सो 48 घंटे से ज़्यादा का अगर आपका समय जो है जेल की हवा खाने में निकल गया तो उस केस में आप जो है सस्पेंडेड माने जाओगे। नेक्स्ट है विच फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? SF7, SF5, SF2, SF11। SF5, SF11 सबको पता है मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी है। ठीक है, SF2 भी पता है, डीम्ड सस्पेंशन है। और इसके अलावा जो बचा है व्हाट इज SF7? सो SF7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करने का जो काम है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 7 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमिटी ऑफ द SBF? तो यहाँ स्टाफ बेनिफिट फंड है, उसके लिए जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? तो यहाँ PCPO, DRM, सीनियर डिविजनल पर्सोनल ऑफिसर और GM। तो इसके आंसर होंगे PCPO। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल पे बात की जा रही है तो PCPO इज द राइट आंसर फॉर चेयरमैन ऑफ द हेडक्वार्टर लेवल कमिटी ऑफ द SBF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शैल बी एडमिसिबल फॉर रिसीट ओनली फॉर चिल्ड्रन बिटवीन डैश डैश ईयर्स, डैश एंड डैश ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम द चिल्ड्रन शुड लाई बिटवीन 5 ईयर एंड 20 ईयर्स ऑफ एज। ओके,
सो इस केस में जो है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए वो एडमिसिबल होगा, ठीक है। तो 5 और 20 वर्ष के बीच का एज जो है तो होना चाहिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी 2250 पर मंथ per child, okay, and this amount is a fixed irrespective of the actual expenses incurred by the government servant, okay। ये फिक्स अमाउंट रहेगा। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी एक मिलती है। तो हॉस्टल सब्सिडी जो होती है उसके लिए जो सीलिंग लिमिट है दैट इज 6750 रुपीज़। सो द रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर हम बात करें यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो है, दिव्यांग चिल्ड्रन है अगर उसके लिए, तो दैट इज़ अ डबल द नॉर्मल। दैट मीन्स व्हाट, 2250 का ट्वाइस कर दें अगर, तो 4500 पर मंथ जो है वो भी फिक्स है, ठीक है। और ये जो रेट्स है या सीलिंग्स जो भी है वह, अगर डियरनेस अलाउंस हमारा 50% से ऊपर हो जाता है तो इस केस में ये रेट्स जो हैं इनमें भी 25% का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो द हॉस्टल सब्सिडी एंड द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड कॉन्करेंटली, ओके। मतलब एक ही साथ जो है तो इनको हम क्लेम कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि हॉस्टल सब्सिडी इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड स्टडिंग इन अ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज लोकेटेड एटलीस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें एज के फैक्टर को पूछ लिया कि 5 साल और 20 साल का जो सीलिंग लिमिट है यहाँ पे उसके बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार अगर पूछ ले कि जो भी आप हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हो तो उस केस में जो है तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट का रेसिडेंस है उससे वह 50 किलोमीटर, कम से कम 50 किलोमीटर से दूरी पर होना चाहिए, है ना। तो मतलब जहाँ भी वो स्टडी कर रहा है तो जो स्टडी का लोकेशन है वह 50 किलोमीटर, एटलीस्ट 50 किलोमीटर से दूरी पर होना चाहिए, ओके। तो इस केस में ही जो है उसको हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन हैज़ बीन सेट एट 22 ईयर्स, ओके। जैसे नॉर्मल चाइल्ड के केस में हमने बोला कि जो 20 ईयर्स है, ठीक है, और जो दिव्यांग चाइल्ड है उसके लिए 2 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन हैज़ बीन सेट एट 22 ईयर्स। इन द केस ऑफ अदर चिल्ड्रन द एज लिमिट विल बी 20 ईयर्स और टिल द टाइम ऑफ पासिंग 12th क्लास, विच एवर इज़ अर्लियर। जो भी अगर 12th वो 20 साल के अंदर पास कर लेता है, जब भी वो 12th पास करेगा वो टाइम, या फिर मैक्सिमम 20 ईयर्स इन द केस ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। और दिव्यांग चाइल्ड के लिए जो है तो यह एज जो है वह 22 ईयर्स होगी, ठीक है। ठीक है। सो नर्सरी क्लास से लेके जब भी वह 12th क्लास तक पढ़ रहा है अगर, है ना, तो इस केस में उसको CEA या हॉस्टल सब्सिडी का पात्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कैन विडो सिस्टर बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज डिपेंडेंट। सो विडो सिस्टर, यस, विडो सिस्टर कैन बी included in privilege pass as dependent. Option number 1 is the right answer, okay। so ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे इन विच आर्टिकल the directions for the development of Hindi languages have been given। तो डायरेक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली 343, 349, 351 और 346, ठीक है। तो 343 तो नॉर्मल हमारा ये बोला गया कि हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विद अ देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। 346 की बात करें अगर, तो जैसा कि हिंदी के बारे में बोला गया कि हिंदी दैट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन,
ठीक है। एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था दैट प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश विल बी कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने इस 15 ईयर तक के लिए जो है तो प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। लेकिन हिंदी इज़ नॉट एन इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, नीदर इट इज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 344 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे राजभाषा आयोग की बात होती है जिसमें आर्टिकल 344 आता है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 351 की बात करें अगर, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डेवलप एंड डिस्प्ले द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो आर्टिकल 351 के अंतर्गत जो होता है, क्या आता है कि यह सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज को, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी को जो है तो स्प्रेड करे, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करे, ठीक है। सो आर्टिकल 351 दैट इज इट इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा आर्टिकल 356 जो है दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, ठीक है। तो आर्टिकल 346 हो जाता है वो, ठीक है। इसमें एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेशन या एक स्टेट का यूनियन के साथ कम्युनिकेशन कैसा होगा, आर्टिकल 346 के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 348 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 348 जो होता है लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट होता है बेसिकली। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो लैंग्वेजेस या जो भी पार्लियामेंट्स में बिल या एक्ट होगा दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 की अगर बात करें तो बेसिकली एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द एड्रेस ऑफ एनी ग्रीवांस, है ना। तो टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ यूनियन और स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन यूनियन और स्टेट, ओके। तो बेसिकली अपने ग्रीवांसेस जो भी हैं, है ना, और या अपने आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ना, आप किसी स्टेट अथॉरिटी को किसी भी लैंग्वेजेस में दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये आर्टिकल 350 होता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है 1955 में बीजी खेर कमीशन जिसको बोलते हैं और अपॉइंट किया गया था, और इसने 1956 में जो है तो अपना रिपोर्ट दिया था, सबमिट करा था, जिसे 1957 में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। दैट इज़ एग्जामिन्ड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है इसको 1957 में एग्जामिन किया था, ठीक है। तो ये कुछ बात थी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं अब। व्हाट इज़ द प्राइज मनी ऑफ द रेलवे मिनिस्टर राजभाषा सिल्वर मेडल। तो यहाँ राजभाषा सिल्वर मेडल के लिए जो है ऑफिशियली कितना प्राइस दिया जाता है, तो गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सीधे सिल्वर मेडल लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर मेडल ही दिया जाएगा, तो ऑप्शन 3 और 4 की यूज करना है। अब यहाँ पे कैश अवार्ड एंड साइटेशन की बात हो रही है कि 8,000 रुपीज़ कैश अवार्ड रहेगा या 9,000 कैश अवार्ड एंड साइटेशन रहेगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सिल्वर मेडल प्लस 8,000 रुपीज़ इन कैश एंड साइटेशंस जो है तो सिल्वर मेडल, राजभाषा सिल्वर मेडल, रेलवे मिनिस्टर राजभाषा सिल्वर मेडल मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल, ठीक है। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल इज फॉर विच लेवल ऑफ ऑफिसर, दैट इज व्हाट PHOD फॉर ऑल ऑफिसर, GMs एंड अदर अबव ऑफिसर्स, फॉर ऑफिसर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस केस में जो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल है वह बेसिकली GMs और जितने भी उससे ऊपर के ऑफिसर्स हैं अपेक्स लेवल पे के, तो उनको दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, दैट इज GMs एंड ऑफिसर्स अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज 19, 22, 14 एंड 18। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो आरंभिक तौर पर जो है तो टोटल 14 लैंग्वेजेस जो है वह शामिल थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर बाद में जो है तो 8 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया, और जो अभी एट प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 में, ठीक है।
जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि who does the translation of statutory rules, regulations and orders as per the constitutions। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? होम मिनिस्ट्री, रेलवे बोर्ड, रेलवे मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में जितने भी स्टेचुटरी रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स हैं, तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है वह लॉ मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दैट इज लॉ मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? सो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं तो वो वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी होते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? दैट इज़ द हिंदी ना देवनागरी स्क्रिप्ट। सो आर्टिकल 343, एज पर आर्टिकल 343 हिंदी ना देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ ऑफन इज़ द मीटिंग ऑफ द TOLIC, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हेल्ड? तो वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 2 मंथ, वंस इन अ 3 मंथ एंड वंस इन अ 6 मंथ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा वंस इन अ 6 मंथ। TOLIC जो होता है वह वंस इन अ 6 मंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच स्कीम इज बीइंग रन फॉर पोएट्री कलेक्शन टू इनकरेज द लिटरेरी टैलेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़। तो पोएट्री कलेक्शन के लिए जो है यहाँ पे बेसिकली मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम जो है वो चालू की गई है, मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ प्रोविजन टू गिव अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग टू एम्प्लॉय इन विच लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, दैट इज हिंदी और इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। In which year was the first amendment made in the official language rules 1976? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में जो है सबसे कौन सा ईयर था जिसमें सबसे पहला संशोधन किया गया? 1987, 88, 89 और 90। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ व्हाट 1987। 1987 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी 8 प्रेजेंट मैंने बुलाया। ठीक है, दैट इज 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? मैंने बताया ये आपको, दैट इज बाला साहेब गंगाधर खेर, बीजी खेर कमीशन। ओके, सो 1955 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1956 में इसने जो है रिपोर्ट पब्लिश करी। ओके, और 1957 में जो है 57 में इनकी रिपोर्ट्स को जो है तो पार्लियामेंट में रखा गया और एग्जामिन किया गया बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC। अगर हम शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको पता है दैट इज़ आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दैट इज द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 20th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
ये सभी से बनना चाहिए 15 जनवरी 1963, 10 अप्रैल 1965, 10 मई 1963। सो इसी पर सुई घूम रही है, दैट इज 10 मई 1963। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने लक्ष्मीकांत या आपको बहुत सिंपल सी बुक पढ़ी होगी उसको पता होगा उसको। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड पीरियड, सो दिस इज द राइट आंसर। The head of the state in India is indirectly elected for a fixed period. The head of the state in India is directly elected for lifetime. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सॉरी, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज इनडायरेक्ट, सॉरी, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन तो प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हर एक 5 साल में होता है, तो फिक्स पीरियड हो गया। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, दैट मीन्स जितने भी मेंबर ऑफ हमारे एमपी और एमएलएज हैं, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से हो गए, और इसके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जितना भी पार्लियामेंट का मेंबर और एमएलएज हो गए, और साथ में स्टेट असेंबली जो हमारा यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी में है, तो वहाँ के जितने एमएलएज हो गए, तो ये सब जो है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और उनके जो जो ये वोटिंग वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। द डीपीएसपी पूछा गया है यहाँ पे, डीपीएसपी ऑफ आर इंश्राइंड इन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डीपीएसपी आप सबने पढ़ा होगा। सो अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पहला पार्ट। टोटल 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, और 8 शेड्यूल्स जो है तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में थे, ठीक है। और अभी का जो प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें लगातार अमेंडमेंट वगैरह होकर टोटल 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, और 5 अपेंडाइसेस हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 25 पार्ट, 12 शेड्यूल, 5 अपेंडाइसेस, और 448 आर्टिकल्स जो है तो अभी एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर बात करें तो दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Second, that is a citizenship. Third is fundamental right. 4 is DPSP and 4A is fundamental duty. काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4A, पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। इसके अलावा 5 यूनियन गवर्नमेंट, 6 जो है वह स्टेट गवर्नमेंट है, 7 को हटा दिया गया है दैट इज डिलीटेड। पूछेगा कौन सा पार्ट को डिलीट कर दिया गया, तो 7th नंबर जो पार्ट नंबर 7 है दैट इज डिलीटेड बाई 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके, तो पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत डिलीट कर दिया गया। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी आएगा, ठीक है। 9A जो होगा वो पंचायत है, 9B म्यूनिसिपैलिटीज़, और 9C जो है वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा 10 जो है वह शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो है पार्ट्स हैं। तो बेसिकली आपको शुरू के तो याद ही रखना है, मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोसीजर वेयर बाई, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। पार्ट 4 दैट इज रिलेटेड टू डीपीएसपी, एंड पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 3 मैंने आपको बता दिया इज अ फंडामेंटल राइट, ओके। एंड पार्ट 6 दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, ओके। एंड पार्ट 5 दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, ओके। A procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes is called। देखिए एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रस्तावित विधान को मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटान के लिए संदर्भित किया जाता है। रेफरेंडम, रिपैट्रिएशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और रिपब्लिक। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको रिपब्लिक की डेफिनेशन बताई। रिपब्लिक इज नथिंग बट अ
रिपब्लिक का मतलब होता है दैट इज हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह क्या होता है, उसका इलेक्शन होता है। हेड ऑफ द स्टेट दैट इज इलेक्टेड, इट में भी है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसा भी है, तो हमारे इंडिया में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ओके, तो इसका मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज व्हाट रेफरेंडम, यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से टूल हैं। ठीक है। तो बेसिकली देर आर फोर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज अ रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबीसाइड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबीसाइड, देर आर फोर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे इसमें एक रेफरेंडम आपसे पूछ दिया है, मे भी हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे यही हो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस कौन कौन से हैं, टूल कौन कौन से हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन टू SCs, ST एंड OBC एंड एंग्लो इंडियन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को जो है तो हम अगले पार्ट में देखेंगे वीडियो के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एक्चुअली वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में इंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। यह क्वेश्चन बेसिकली अगर बात करें तो आपने कभी वर्टिकल रिजर्वेशन या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में सुना हो तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। अगर स्किप कर देंगे तो ज़रूर वह स्किप हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारा मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट अप्रिसिएबल है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स ऑप्शन इनेबल है, कंट्रीब्यूट करें, साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।